आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम हालांकि कोई तरतीब दिया हुआ या प्लान्ड प्रोग्राम नहीं है, ये इसलिए रखा गया है कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना बहुत क़रीब है। माह रमज़ान उम्मीद है कि 1 मार्च यानी कि 1 मार्च से शुरू होने वाले हैं और इस सिलसिले में बहुत कुछ तैयारियां होती हैं। तमाम मसाजिदों में काम होता है, तमाम बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स अपनी तैयारी में लगे रहते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें जो है सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। वैसे तो माह रमज़ान में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, जिस तरह के 5 फ़राइज़ हैं इस्लाम में, उसमें एक अहम सुतून ये भी है कि रमज़ान में रोज़ा रखा जाए और फ़र्ज़ है और इसको सब लोग बड़े अक़ीदत के साथ रखते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजीव कुमार साहब, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ़ कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इससे पहले भी वो हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके थे। तो आज उनको मदऊ करने की ख़ास वजह ये है कि रमज़ान में जो पेशेंट्स होते हैं, ख़ास तौर से शुगर पेशेंट्स होते हैं या बीपी के होते हैं या थायराइड के होते हैं या कैंसर पेशेंट्स होते हैं, और ख़ास तौर से जो उनका सब्जेक्ट है कार्डियोलॉजी यानी कि दिल के पेशेंट्स होते हैं, दिल के अमराज जिसको होते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए जो चाहते हैं कि हम अपने इस्लाम के फ़र्ज़ को मुकम्मल तौर पर अपनाएं और रोज़ा रखें, और दूसरी तरफ वो बीमार भी हैं, तो उन लोगों को किस तरह से रोज़ा रखना चाहिए, अगर रोज़ा रखते हैं तो किन एहतियाती तदाबीर को वो फॉलो करना चाहिए। तो नाज़रीन, आइए आज आपसे मुलाकात कराते हैं डॉक्टर संजीव कुमार से। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे पैनल डॉक्टर हो गए तो हमेशा जो है जब भी जो है कोई भी बात होती है तो आपको हम याद कर लेते हैं। हर मर्ज़ की दवा डॉक्टर संजीव कुमार हैं। शुक्रिया सर। कार्डियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आप कोरोना के ज़माने से मशहूर है कि यू आर नोन एज द कोरोना स्पेशलिस्ट। शुक्र है ऊपर वाले का। तो आप जो है एक नॉन मुस्लिम डॉक्टर हैं, लेकिन आपका जो है जो पकड़ है इस्लाम के बारे में, इस्लामिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपको। सर, मेरे बहुत सारे पसंदीदा लोग, मेरे को प्यार करने वाले लोग, मेरे पेशेंट्स बहुत सारे जो हर धर्म से बिलोंग करते हैं, और कुर्सी पे बैठे हुए आदमी का धर्म नहीं होता। मैं मानता हूँ सब धर्म बड़े अच्छे हैं और बड़े सुंदर हैं और हमें अच्छी अच्छी चीज़ सिखाते हैं। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखा और वही चीज़ हम आपसे शेयर करने आए हैं आज। सर, डॉक्टर साहब ये बताइए कि हर कोई रोज़ा रहना चाहता जी, लेकिन मजबूर भी बाज़ लोग हैं। जी, अब शुरू करते हैं शुगर पेशेंट से। जी, शुगर पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर को इंसुलिन लेना पड़ता है, पेट में इंजेक्शन। जी। तो क्या रोज़े के दौरान वो इंसुलिन ये बगैर रह सकता है? नहीं रहना चाहिए। कायदे में रोज़ा सिर्फ ना खाने या ना पानी पीने या अपने ऊपर कंट्रोल करने की फेस्टिवल है, और इंसुलिन का इससे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हालांकि मेडिकल फील्ड में हम लोगों ने 2 तरह से मरीजों को डिवाइड किया। एक जो लो रिस्क हैं, एक जो हाई रिस्क हैं। वो लो रिस्क वो लोग हैं जिनकी शुगर कंट्रोल्ड है, वो टाइम से अपनी दवाई खाते हैं, वो लोग इंसुलिन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट नहीं है, वो लोग अच्छा चल फिर सकते हैं, उनको किडनी की, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग तो बिल्कुल भी मत डरें। जो हाई रिस्क हैं, जिनको डॉक्टर से पूछना चाहिए या ये प्रोग्राम देखना चाहिए, जो लोग हाई डोज इंसुलिन पे हैं, जिनकी शुगर या तो कभी कभी 70 से कम चली जाती है या 300 से बहुत बाहर चली जाती है, शुगर कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, बात बात पे गुस्सा आ जाना, सांस फूल जाना, चल नहीं सकना, ऐसे लोग जिनको स्टंट 1 साल के अंदर अंदर डला है, जिनको बाईपास अभी हुआ है, ऐसे लोगों को बगैर चेक करे या बगैर एहतियात करे रोज़ा रखे तो बीच में तकलीफ ना हो, इसीलिए हम आज यहाँ के बैठे हैं। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ बोल दूँ, 20 दिन रमज़ान को पड़ा है। हम सब दोस्त लोग, हम सब लोग अपने घर में एक छोटी सी बात करें कि लेडीज़ लोग दोपहर का लंच बनाना कम कर दें या बंद कर दें। तो दोपहर में क्या खाएंगे? फ्रूट्स और पानी। तो जब हम बचे वाले 2 जो हमारी रज़ा हैं, एक सुबह की
और एक रात की, उसको इस तरह से डिवाइड करें कि सुबह वाली जल्दी हो जाए, सुबह सुबह उठते ही आप अपनी 5 या 6 बजे नाश्ता कर लें और शाम को 7 या 8 बजे का रात का खाना खा लें, जो लगभग लगभग हम रमज़ान में करने वाले हैं। और अभी आदत पड़ने के लिए कुछ लोग दोपहर के में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो फ्रूट्स और पानी लें। 5 दिन बाद जब आपको लगेगा सब ठीक है, घर के सब लोग सेट हो गए, तो फ्रूट्स भी बंद कर दीजिए, सिर्फ पानी पे रहिए। रमज़ान से एक दिन पहले रोज़े की तरह ज़िंदगी बिता के देखिए, क्योंकि रोज़े के दिन तो रोज़ा खोलना बहुत मुश्किल है। तो रोज़ों से एक दिन पहले अगर आप सब लोग सुबह की उठ करके सुबह की ब्रेकफास्ट सेहरी जैसा करें, सारा दिन बगैर पानी पे रहने की कोशिश करें, अगर आप रह पाएँ तो समझ लीजिए रमज़ान अच्छा गुजरेगा। जी, लेकिन हमारे पास ऐसे भी कई लोग हैं जो रात भर जगते हैं, सुबह सैरी करके सो जाते हैं, फिर शाम में उठ के जो है रोज़ा खोलते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। अगर सेंस में देखा जाए तो वो मेडिकली भी गलत है और धर्म के हिसाब से भी गलत है। क्यों? क्योंकि रोज़ा आपको इसलिए रखा गया था कि आप फास्टिंग करें। फास्टिंग के जो गुड इफ़ेक्ट्स आपको 12 घंटे में आने चाहिए थे, उस टाइम पे आप सिर्फ खाना खा के सो गए। तो बेसिकली जो रूल है वो ये है कि सुबह टाइम से उठ के टाइम 20 मिनट दे करके आपको हल्के हल्के खाना खाना है। जो आपको सेहरी का खाना खाना है उसमें बड़ा ध्यान रखना है कि उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए, जैसे कि ककुम्बर, ककड़ी, खीरा, जैसे कि हमारी बाकी बची हुई वेजिटेबल सब ठीक है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ वाली चीज़ें जैसे लहसुन या प्याज वो आपके मुंह को बहुत ज़्यादा जला देते हैं। मिर्ची मसाले या बहुत मीठी चीज़ें सुबह नहीं लाएं। तली पकी चीज़ें या नॉनवेज को कोशिश करें सेहरी में ना करें, और ये सारी चीज़ें आप रात को इफ्तारी में लाएं। तो मेरे हिसाब से इफ्तारी में तो बस फ्रूट्स जो खाते हैं उसके बाद फ़ौरन जो है हलीम। नहीं साहब, हमारा शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करता। 12 घंटे की फास्टिंग के बाद पूरा डिहाइड्रेटेड शरीर, जिसको 8 से 10 गिलास पानी की ज़रूरत होती है, अगर एकदम पानी भी पी लो तो एक्सेप्ट नहीं करता, तो नॉनवेज कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो पहले खजूर से और 1 गिलास पानी से अपना रोज़ा खोल के थोड़ी देर इंतज़ार करके, फिर फ्रेश फ्रूट्स खा करके, फिर एक थोड़ी देर इंतज़ार करके छोटा मील जो थोड़ा सा वेजिटेरियन टाइप का हो, और बाद वाला मील जो आपकी इबादत के बाद वाला होता है वो थोड़ा सा हैवी हो। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि तरावियों के बाद भी खाना है? आपको ये जो खाने का टाइम है वो 7 बजे से लेकर के रात 10-11 बजे तक छोटे छोटे मील्स में खाते रहना है। और अपना पानी भी 5 या 6 गिलास का पानी 6 घंटे के टाइम पे पीना है एक तो साथ। साहब ये तो 11 बजे तक आप खाते रहेंगे तो फिर सहरी में क्या खाएंगे? जब बॉडी की आदत 15 दिन से चेंज करेंगे हम लोग, 15 दिन पहले, आज 20 दिन बचे हैं, तो आप हल्के हल्के जो रात का खाने की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे और दिन की क्वांटिटी को घटाते जाएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी उसी तरीके। तो क्या खाना चाहिए सहरी में? तो सेहरी के अंदर मैं कहूँगा कि आपकी प्लेट में 3 हिस्से होने चाहिए। आधा हिस्सा फ्रूट और वेजिटेबल से होना चाहिए, जो भी आपके घर के अंदर, चाहे वो फ्रूट है चाहे वो वेजिटेबल है। एक बचा हुआ आधा हिस्सा सब्जी का होना चाहिए जिसमें प्रोटीन और एनर्जी रहती है, और एक बचा हुआ आधा हिस्सा रोटी और चावल का होना चाहिए। ये प्रोटीन एनर्जी क्या होती है वो भी बता दीजिए। जी, जब हम बहुत सारी चीनी खा लेते हैं तो चीनी एक हमको सडन शुगर हमारी सर्ज बढ़ा देती है, और वही बाद में प्यास लगाती है, वही शुगर का स्पाइक करती है, बाद में शुगर को डाउन भी वही कर देती है। तो जो बाकी ऑयल की क्वांटिटी हैवी नहीं रख सकते। जो हम प्रोटीन है, प्रोटीन बोले तो हमारी वेजिटेबल्स के अंदर या गोश्त के अंदर होता है, बट गोश्त खाने से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए गोश्त का प्रोटीन मैं चाहता हूँ कि आप इवनिंग में खाएं, और मॉर्निंग में आप वेजिटेबल से वो प्रोटीन लेने की कोशिश करें। अंडे और दही के आइटम्स आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा ताजगी देगा। जी, तो फिर दिन भर रहने के लिए हल्का खाना है? हल्का खाना है, क्योंकि फास्टिंग में बॉडी हल्के खाने के लिए यूज टू होने लग रही है, ज़्यादा खाने के यूज टू नहीं है। आप हल्के हल्के देखेंगे, आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे जैसे जैसे रोज़े आगे बढ़ते हैं। जी, फिर उसके बाद आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में तो आप लोग भी सुने होंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग में और हमारी फास्टिंग में कितना फ़र्क है? इंटरमिटेंट फास्टिंग अंग्रेजों ने हमसे ही सीख के ये नाम दे दिया। कायदे में अगर देखा जाए तो 1400 साल पहले की हम लोगों की इजाज़त है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो बॉडी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती है, एनर्जी बढ़ा देती है। हमारी बीमारियां, मोटापा, हमारी बीमारियां, शुगर, बीपी, हार्ट फेलियर वाली बीमारियां भी बेहतर हो जाती हैं आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग से, और आपकी एनर्जी बैलेंस ठीक हो जाता है। 5-6 घंटे जैसे ही शुगर आपकी कम होती है तो फैट बर्न शुरू हो जाता है, इससे आपका वजन गिरने लगता है।
अच्छा, जब शुगर गिरने लगती है, चक्कर आने लगती है, सुस्ती होने लगती है और बंदा रमज़ान में है, रोज़े में है, क्या करना है? अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़र्ज से भी पहले ज़िंदगी आती है। कई जगह ये कहा गया है कि लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दोज 5 रूल्स। रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, बट लाइफ भी ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी भी ज़रूरी है। तो सेहत को अगर ख़राब करके आप रूल फॉलो करते हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपका शुगर 70 से कम हो गया है या आपको बेचैनी, घबराहट कुछ भी हो रहा है, तो इवन कई जगहों पर जिक्र है कि आप वो रोज़ा खोल सकते हैं और उसके बाद उसके बदले में एक और रोज़ा बाद में रख सकते हैं। मेडिकल फील्ड के हिसाब से अगर आपका शुगर 70 से कम हो जाए, आपका बीपी शुगर लो होने लगे, आपको गफलत आने लगे, बेचैनी होने लगे, तो आपको रोज़ा खोल लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपका कैसा भी एक खजूर के साथ ही एनर्जी शूटअप हो जाती है। फ्रूट्स का नाम फ्रूट इसलिए पड़ा था, उनमें फ्रक्टोस होता है, ग्लूकोज नहीं होता। फ्रक्टोस हमारी शुगर को उतना ख़राब नहीं करते, लोगों ने गलत समझ लिया। फ्रूट से बीमारी नहीं आती, बीमारी आ रही है गन्ने से। हम गन्ने से जूस निकालते हैं, उससे गुड़ बनाते हैं, उसमें होता है ग्लूकोज, वही हमारी शुगर को ख़राब करता है। तो गुड़ और शक्कर इक्वली ख़राब है, पर फ्रूट्स के अंदर क्योंकि फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज भी होता है पर फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, इस वजह से वो सेहत में भरपूर होते हैं, उनमें मिनरल्स होते हैं। तो जो विटामिन आप डॉक्टर से मांगने जाते हो ताकत के लिए, सेहत के लिए, वो आपको फ्रूट्स में भगवान ने ऑलरेडी दिया हुआ है। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मक़दम है। इस खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है आली जनाब मोहतरम डॉक्टर संजीव कुमार, जो शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम बात कर रहे हैं रोज़दारों के बारे में, सेहत के बारे में, रमज़ान के बारे में। आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आप कुछ फ्रूट्स के बारे में बता रहे थे। तो फ्रूट्स का जो सेल है या फ्रूट्स का जो इस्तेमाल होता है मतलब सारे कंट्री में या सारी दुनिया में, वो रमज़ान में सबसे ज़्यादा होता है। तो उसी तरह ये जो बॉटल्स हैं, जूस बॉटल्स हैं, पेट बॉटल्स वगैरह हैं, इसका भी सेल बहुत रहता है। तो आप ये बताइए कि बॉटल पीना ज़रूरी है या फ्रूट खाना ज़रूरी है? सर, हमको नेचर ने, मदर अर्थ ने खाने को दिया क्या? फ्रूट्स दिए थे। जो आप डॉक्टर से मांगने जाते हो विटामिन, वो सब फ्रूट के अंदर होते हैं और वो मीठे होते हैं। वो अगर गोली और मैं सेब में चुनने को बोलूँ, बताओ आप क्या चुनोगे? अपने बच्चों के लिए क्या चुनोगे? अपने घर वालों के लिए क्या चुनोगे? पर खुदा ने हमको जब फ्रूट दिया तो उसके अंदर मौसम, ज़मीन, पानी के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से उस फ्रूट को बदलते रहता है। जब विटामिन सी की ज़रूरत है तो सी आता है, जब बी की ज़रूरत है तो बी का नंबर आता है। पर तकलीफ क्या है, आज भी लोग डॉक्टर से विटामिन मांगते हैं। दुख तब लगता है जब खुदा के इस फ्रूट को हम मिक्सी में डाल करके उसका जूस निकाल लेते हैं। फ्रूट और जूस में फ़र्क क्या है? जब फ्रूट बनाया गया था उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मैं आपसे पूछूं, अगर आप ऑरेंज खाने को बोलो तो कितने खा पाओगे? 1 या 2। पर अगर आप जूस दे दूं उसी ऑरेंज का तो आप 10 ऑरेंज के जूस पी जाओगे, मतलब अपने हक से 5 गुना ज़्यादा। उसी जूस से बीमारी आ सकती है और उसी फ्रूट से नहीं आएगी। फ्रूट खाना बहुत सेहतमंद है, चाहे डायबिटीज़ वाला कोई भी फ्रूट खा ले, क्योंकि ज़मीन उसको सिर्फ उसी वक्त तक देती है जब तक वो उसका भला करता है। इसलिए मैं तो अपने डायबिटीज़ के लोगों को आम भी खाने की इजाज़त देता हूँ। डायबिटीज़ वाला खजूर भी खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है, क्योंकि लिमिट में अगर कोई भी चीज़ खाई जाए तो नुकसान नहीं देती। अगर जूस पीना होता तो अल्लाह मियाँ जूस के नदियाँ बहा देते। दूध की नदियां बहा जाते हैं। और खुदा ने जूस बनाया है। नारियल पानी देखिए, अगर आज जूस की बोतल को नारियल पानी से कंपेयर कर लो और मार्केट में और धूप में छोड़ दो, तो 2 घंटे के बाद ये जूस की बोतल चाहे कहीं से भी इंपोर्ट करके लाओ, खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और नारियल पानी ऊपर से अगर टूट के नीचे गिर भी गया तो उसकी बोतल टूटती नहीं, उसकी बोतल हमेशा ठंडी रहती है। उसको ठंडा करने की जरूरत नहीं होती, इसे मीठा करने की जरूरत नहीं होती। देखिए, जनरल सवाल है, लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है बीमारियों का गुलाम हो गया, इसके पीछे क्या है? सर, हमको बोला गया था कि हम सोने की चिड़िया थे और बनेंगे। कैसे बनेंगे? हिंदुस्तान के आधे लोगों को बीपी आ गया है। हिंदुस्तान के 1/3 लोग या तो डायबिटिक हैं या डायबिटिक होने वाले हैं। हार्ट डिसीज़ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। शुगर बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे पास है। अमेरिकन के मुकाबले हिंदुस्तानी 10 साल पहले ज़्यादा मर रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और सबसे कम काम है। आज हम अंग्रेज़ों की नहीं, बीमारियों के गुलाम होते जा रहे हैं। अगर सोने की चिड़िया बनना है तो अपनी सेहत का ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा, और इसको रखने के लिए दवाइयाँ और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है।
आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने खान पान को अच्छा रखना पड़ेगा, अपने यारी दोस्ती और खेलने को करना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप आखिरी कब खेले थे? आप कहोगे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 10वीं क्लास में, उसके बाद आप खेले ही नहीं। मेरा सवाल है क्यों? हम खेलते क्यों नहीं है? क्या कोई चीज़ मना करती है? क्या किसी मजहब ने जोर लगाया कि 70 साल का आदमी खेल नहीं सकता? खेलने में और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? एक्सरसाइज डॉक्टर बताता है आधे घंटे करना है, जैसे मजबूरी हो गई, और खेल खुशी से आदमी खेलता है, उससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका मोटापा कम होता है, आपकी शुगर कंट्रोल होती है। और आप क्या मशवरा देंगे हमारे चेन स्मोकर्स को? मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि ये वाला महीना अपने ऊपर कंट्रोल का महीना है। यही महीना है जिसमें आदमी ये कर सकता है, ये ताकत ला सकता है कि मैं उन सब चीज़ों को छोड़ दूं जो कुरान के हिसाब से या इवन सेहत के हिसाब से गलत है। कौन नहीं जानता कि स्मोकिंग खराब है? जो स्मोक करने वाला है वो भी बेचारा उसका गुलाम है, इसलिए ज़बरदस्ती करता है। शौक के लिए कोई स्मोकिंग नहीं करता, सिर्फ पहले 10 दिन करते हैं। स्मोकिंग छोड़ने से हार्ट अटैक के रिस्क आधे हो जाते हैं। स्मोकिंग छोड़ने से आपकी माली कंडीशन बेटर हो जाती है, क्योंकि 10-20 रुपए से कम की तो सिगरेट ही नहीं आती। अगर मैं कहूँ एक सिगरेट के बदले एक सेब खाना है तो कितना बेनिफिशियल है, कौन नहीं समझता ये बात? कौन नहीं चाहता स्मोकिंग छोड़ना? प्रॉब्लम ये है कंट्रोल और हमारी जो आपस का जो एनवायरनमेंट है। एक दोस्त पीता है तो सारे दोस्त पीते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप अपने के हिसाब से कंट्रोल रखें और इस टाइम में कोशिश करें तो शायद आप इससे बाहर आ सकें। जी, और सिमिलर इज द केस विद द गुटखा और स्मोकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों तंबाकू हैं, दोनों शरीर में जाके नुकसान करते हैं। एक से हार्ट अटैक, लंग कैंसर ज़्यादा होते हैं, एक से मुंह का कैंसर ज़्यादा होता है। सरकारों ने तो फोटो तक लगाई है डब्बियों के ऊपर और गुटखे के ऊपर। तो कायदे में, रूल्स के हिसाब से, रिवाज के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से ये हमेशा बंद कर देने वाली चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कुछ लोगों को टाइम लगता है, पर ये सब पॉसिबल है, सब कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बताइए, वो लोग रोज़ा रख सकते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी में एक मुंह है और 2 पेट हैं। प्रेगनेंसी में पानी का बहुत फर्क पड़ता है। प्यासा रहना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, माँ के लिए भी। हालांकि ऐसा बताया गया है कि प्रेगनेंसी में रोज़ा रखने में शबाब ज़्यादा है, पर यह चॉइस उस लड़की की होनी चाहिए, किसी की और फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, आपकी तबीयत सेहत अच्छी है, आप यंग हैं और आप महसूस करते हो कि आप रोज़ा रख सकते हो, तो मेडिकली हम आपके अगेंस्ट नहीं होते। बट मोस्टली मैं चाहता हूँ कि ये चॉइस उस बच्ची की होनी चाहिए और ये चॉइस उसकी सेहत को देख के होनी चाहिए। तो मेरे रूल के हिसाब से रोज़ों से 10-15 दिन पहले अपनी डाइट को चेंज करके देखो। अगर बच्ची कहती है कि मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ तो आराम से रख सकती है। बट अगर मान लो मेडिकली अपनी डॉक्टर कहती है कि आपका पानी कम हो गया या आपकी बीपी गड़बड़ है या आपका कुछ और तकलीफ है, तो वो लोग रोज़ा मत रखें। अब फ़र्ज़ कीजिए, अब कोई रोज़दार है, रोज़े में है, अचानक तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल जाता है, उसको इंजेक्शन लेना है। फिर इंजेक्शन मतलब आपकी बॉडी में एक दवा जा रही है ना, तो वो कैसा? तो सेहत को किसी भी चीज़ से ऊपर माना गया है, जान को किसी भी चीज़ से बड़ा माना गया है। हम अपने अखलाक से हिंदू मुसलमान हो सकते हैं या सिख हो सकते हैं, पर शरीर के हिसाब से हम सब एक जैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आप मुझसे कहो मैं शरीर का डॉक्टर हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप बीमार हैं, आपकी शुगर कम हो गई है, तो जान बचाना सबसे आगे आता है। जान बचाना इतना बड़ी नेमत है, अगर आप बचेंगे तभी तो आप आगे इबादत कर पाएंगे। तो 5 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ को छोड़ना, मैं ये नहीं कहता हूँ छोड़िए, मैं ये कहता हूँ जब ज़रूरी हो, जब डॉक्टर कहे कि ज़रूरी है इंजेक्शन लगाना, तो प्लीज़ लगवाइए। अगर आपकी शुगर कम है, जान देने से ज़्यादा अच्छा है कि आज का रोज़ा छोड़ के उसके बदले में एक और रोज़ा बाद में रख लीजिए। तो आप क्या मशवरा दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को, जो आपके पास तो भरमार रहती है डेली, ख़ासतौर से हार्ट पेशेंट्स के लिए कहा गया है कि पहले साल जब आपको स्टंट डलाए उस साल रोज़ा नहीं रखना, क्योंकि जो स्टंट होता है उसमें खून गाढ़ा होने का चांस होता है। बीपी वाले पेशेंट्स की दवाइयाँ कम हो जाती हैं रोज़ों के टाइम। तो अगर आपकी हार्ड कोई बीपी की दवाई चल रही है तो उसको सेहरी की जगह इफ्तारी में कर दीजिए। शुगर वाले मरीज़ 2 तरह के होते हैं, एक जो गोलियाँ खा रहे हैं, एक जो इंसुलिन वाले हैं। जो गोलियां खा रहे हैं, अगर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा। जो लोग नहीं मिल पाए उन्हीं के लिए हम आके बैठे हैं। आप अपनी मॉर्निंग की शुगर की गोलियों की डोज आधी कर दीजिए और इफ्तारी वाली गोली पूरी लीजिए। शुगर चेक करिए इफ्तारी के बाद, अगर आपकी शुगर ज़्यादा हो तो जो आधी गोली आपने सुबह छोड़ दी थी वो आप तरावियों के बाद जब लाइट खाना खाते हैं तब खा लीजिए।
बीच बीच में शुगर चेक करते रहिए। इंसुलिन वालों के लिए एक हिदायत है कि मार्केट में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक मॉनिटर आता है जो आपके यहाँ पे लग जाता है, उसे CGM बोलते हैं, आपको आराम से 3000 में मिल जाता है, जो 14 दिन चलता है। कभी भी आप एक छोटा सा डिवाइस है ऐसा टच करते हैं मोबाइल पे तो आपको आपका शुगर बताता रहता है, तो आपकी सेहत, आपके सबका ख्याल वो करता रहता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। जो लोग बीच बीच में शुगर ऐसे चेक कर सकते हैं वो भी चेक करिए। आपके लिए हिदायत है कि आपका शुगर 100 और 200 के बीच में रहना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन नहीं करता हूँ मैं, खाली पेट खाना खाने के बाद, तरावी से पहले, तरावी के बाद नहीं। हर शुगर का मरीज 100 और 200 के बीच में रहे तो सेहतमंद रहता है। अगर आपकी कोई भी शुगर है, आपने क्या भी खाया, चाहे आपने मीठा भी खाया, चाहे नॉनवेज भी खाया, तो 100-200 के बीच में रहिए। अगर आप 300 के बाहर जा रहे हैं या 70 से कम आ रहे हैं या हैबत हो रही है तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। आप चेकअप करा के अपने आप को सही कराने के बाद ही रोज़ा रखिए। जो इंसुलिन लेते हैं वो एक बात ध्यान से सुनिए कि सेहरी की इंसुलिन को आप आधी कर देंगे और इफ्तारी की इंसुलिन को आप 2 हिस्सों में अलग अलग टाइम पे लेंगे, और वो जो आपने मॉर्निंग में मिस करी थी वो जो रात में है उसको ऐड कर दीजिए। तो आप अपनी इंसुलिन को चेंज मत करिए, बट ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिए। 2 पॉइंट ऊपर नीचे करने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त और इजाज़त नहीं देता वरना बहुत सारे सवालात थे। और फिर कभी अब रमज़ान की शुरुआत में पहले दहे में भी पहले आपको बुलाएंगे, अगर आप आ सकें तो बेहतर है। अभी देखिए मेरे दोनों फ़ोन इतना बज रहे हैं क्योंकि लाइव टेलीकास्ट है, तो वो लोग सवालात करना चाह रहे हैं। हालांकि हमने कोई नंबर नहीं दिया था और कोई हमारा इंटेंशन नहीं था जवाब देने का। कभी इंटरेक्शन वाला भी प्रोग्राम रखते हैं। और तमाम हजरात जो फ़ोन कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके सवालात मैं इसलिए नहीं ले सका क्योंकि वक्त नहीं था। अगला प्रोग्राम हम जो भी रखेंगे उसमें बाज़ाब्ता यहाँ का स्टूडियो का नंबर दिया जाएगा और आपसे सवालात भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त ख़य्यूम अनवर को। और माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीक़े से तैयारियाँ हो रही हैं और आप भी तैयारियाँ करिए और अच्छे तरीक़े से रोज़ा रहिए। और उम्मीद है अल्लाह ताला से भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इबादतें और आपके रोज़े कबूल फ़रमाएँ और हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखिए। देखते रहिए टी न्यूज़। दीजिए इजाज़त ख़य्यूम अनवर को। खुदा हाफिज़।